हेलो एवरीवन। आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम सभी लोगों ने ठीक है आनुवंशिकी एवं विविधता के सिद्धांत में भाग 12 तक बात कर लिया था। आज के वीडियो सेगमेंट में हम भाग 13 पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो सेगमेंट में हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। यह टॉपिक हमारी है मानव में आनुवंशिक अनियमितताएं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। इसके पहले के वीडियो सेगमेंट तक हम लोगों ने मानव में ठीक है आनुवंशिकी या मानव आनुवंशिकी के दौरान पेडिग्री एनालिसिस और ट्विन्स पर डिस्कस कर लिया था। तो पहले ये जानते हैं मानव में आनुवंशिक अनियमितताएं क्या हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। पूर्व ज्ञान के अनुसार आप लोगों को लिंग निर्धारण में मैंने समझा चुका हूं कि मानव में मुख्य रूप से 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये 23 जोड़ी गुणसूत्र दो प्रकार से बटे होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम तथा ठीक है सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है जबकि सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ी होती है। ये सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम मिलाकर मनुष्य के 46 गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आपके पास 46 प्रकार के 10-10 की नोटें हों तो वह टोटल रुपयों की संख्या 460 हो जाएगी। लेकिन शर्त ये रहे कि अगर आपको एक 10 की नोट 5-5 में करा लेना हो तो अब नोटों की संख्या एक बढ़ जाएगी, 47 हो जाएगी, जबकि रुपयों की संख्या 460 रहेगी। इसके अलावा अगर हमने 10-10 की नोटों को 20 में कन्वर्ट करा दिया तो एक नोटें कम हो जाएंगी, यानी अब रुपया 460 रहेगा परंतु नोटों की संख्या एक कम हो जाएगी यानी 45 हो जाएगी। जब किसी कंडीशन में गुणसूत्रों की ओवरलैपिंग यानी ट्राइसोमी हो जाती है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, तो एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है तो भी मानव में आनुवंशिक विकारताएं या अनियमितताएं उत्पन्न हो जाता है। और अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है यानी कम होने की जगह ज्यादा हो जाता है तो भी आनुवंशिक विकारताएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी अगर 46 - 1 हो जाए तो 45 में भी आनुवंशिक विकारता हो जाती है और अगर 46 + 1 हो जाए तो 47 में भी आनुवंशिक विकारताएं हो जाती हैं, जिन्हें हम मानव की आनुवंशिक अनियमितताएं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। आगे देखेंगे मानव के आनुवंशिक विकारताओं को दो श्रेणी में बांटा गया है। अगर वो ऑटोसोम में विकारताएं उत्पन्न होती हैं तो उन्हें हम दैहिक गुणसूत्रीय विकारता कहते हैं। अगर यह विकारता लिंग गुणसूत्र में होती है एलोसोम में तो हम इसे लिंग गुणसूत्रीय विकारता कहते हैं। इस वीडियो सेगमेंट में हम दैहिक गुणसूत्रीय विकारता पर डिस्कस करेंगे। दैहिक गुणसूत्रीय विकारता में हम ये जानेंगे कि दैहिक गुणसूत्रीय विकारता क्या है। तो अगर लिंग गुणसूत्र के स्थान पर पाए जाने वाले ऑटोसोम में यानी दैहिक गुणसूत्र में कम या ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं तो जो विकारता उत्पन्न होती है उसे हम दैहिक गुणसूत्रीय विकारता कहते हैं। दैहिक गुणसूत्रीय विकारता मुख्य रूप से 3 रूप में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम के रूप में होती है। इसके अलावा अन्य विकारताएं भी होती हैं, बट हमें अपने क्लास 12th के सिलेबस में हमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करना है। एक इंपॉर्टेंट सूचना और दे देते हैं, यह चैप्टर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से चाहे 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिवर्ष यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम की खोज एक साइंटिस्ट जिनका नाम लैंगडॉन डाउन है, इन्होंने 1866 में किया था। अपने नाम के आधार पर इस रोग को, डिसऑर्डर्स को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डाउन सिंड्रोम रखा। इसके बाद में 1959 में लिजून तथा उनके साथियों ने मिलकर इस रोग की प्रस्तुति की, इसके बारे में बताया। ये रोग है क्या, इस रोग का मुख्य लक्षण क्या है। जब यह रोग किसी मनुष्य को होता है तो उनका चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है। मंगोल एक जनजाति का नाम है जिनका चेहरा, फेस स्वरूप कुछ विशिष्ट प्रकार का होता है और इस रोग के दौरान भी उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का शरीर स्वरूप मंगोलों के समान हो जाता है, इसलिए इसे मंगोलियन जड़बुद्धिता भी कहा जाता है। इस रोग को मंगोलियन जड़बुद्धिता भी कहते हैं। मेन लक्षण क्या है इस रोग के दौरान, गर्दन छोटी, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, माथा चौड़ा, अंगुलियों के बीच सीमियन रेखाओं का डेवलपमेंट, अंगुलियां छोटी व ठूंठ के समान,
अंगुलियों में सीमियन रेखाएं, नेत्र दो अलग अलग दूरी पर स्थित, नाक चपटा, कान छोटा और जीभ मोटी हो जाती है। यहां तक ये सभी मनुष्य मंद बुद्धि के हो जाते हैं। इनको लखनऊ कहो तो कानपुर और कानपुर कहो तो लखनऊ भी जा सकते हैं, क्योंकि इनमें आईक्यू का यानी इंटेलिजेंसी पेशेंट का विकास 25 से 70 के मध्य में ही होता है, यानी ये मंद बुद्धि के होते हैं। कारण को दोबारा सुनेंगे। इनकी गर्दन छोटी, माथा चौड़ा, अंगुलियों में सीमियन रेखाएं, अंगुलियां ठूंठ के समान तथा इनका नाक चपटा होता है। इसके अलावा इनका कान छोटा और जीभ मोटी होती है। इनका ब्रेन कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए इनकी आईक्यू 25 से 70 के बीच होती है। इसके अलावा इसका कारण क्या है, यह रोग किस कारण से उपस्थित होता है या यह रोग किस कारण से बन जाता है। जब मनुष्य के शरीर में 21वें गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता हो जाती है, यानी ट्राइसोमी हो जाता है। टोटल नंबर जो पेयर्स में बनते हैं गुणसूत्र के, जब 23 होते हैं तो 46 बनता है। अगर वह 21वां गुणसूत्र ट्राइसोमी कर लेता है, ट्राइसोमी मतलब एक नंबर से बढ़ जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है और यह रोग उत्पन्न होता है। यानी इस गुणसूत्र का मुख्य कारण 21वें गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता या ट्राइसोमी होता है। इस रोग को मंगोलियन जड़बुद्धिता भी कहा जाता है। इस नाम से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मंगोलियन जड़बुद्धिता किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलियन जड़बुद्धिता कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या रिमार्क में आपको बताया जा रहा है कि इस रोग के 30% बच्चों की मृत्यु 1 वर्ष से कम आयु के दौरान हो जाती है। बचे हुए 50% बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु के दौरान हो जाती है। लगभग 30% मनुष्य सर्वाइव कर पाते हैं जो जीवन पर्यंत जिंदा रहते हैं, यानी 30% बच्चे 1 वर्ष की आयु के पहले ही मर जाते हैं। 50% बच्चे 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसके 5 वर्ष के दौरान मर जाते हैं और लगभग 30% बच्चे ही जीवन काल को पूर्ण कर पाते हैं। दूसरा देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड डिजीज इज नोन एज द एडवर्ड सिंड्रोम। इसकी खोज सबसे पहले देखते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम की खोज जॉन एडवर्ड ने 1960 में किया था। इसका कारण क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम डिजीज हमारे एटोसोमिक क्रोमोसोम में दैहिक गुणसूत्र के अंदर 18वें गुणसूत्र के एकाधी सूत्रता के कारण होता है। यहां पर 21वां गुणसूत्र ट्राइसोमिक हो रहा था तो रोग उत्पन्न हो रहा था, जबकि एडवर्ड सिंड्रोम का 18वां गुणसूत्र ट्राइसोमिक कर जाता है और यह रोग उत्पन्न होता है। लक्षण क्या होगा? इस रोग में मुख्य रूप से पर्सन का सिर छोटा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, मुंह भी छोटा हो जाता है, यानी सिर, गर्दन व मुंह छोटा हो जाता है। कान बड़े लटके हुए होते हैं, मानसिक मंदता यानी ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है और ओंठ व तालुओं के मध्य